रिकॉर्डिंग चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल हम दो ही बचे हैं। इरम पता नहीं बेचारी कहीं फंसी होती है, उसका कभी नेट नहीं होता कभी कुछ, और बुशरा तो है नहीं उसकी अब। हाँ, बुशरा का तो वो फिर बताया था ना उसने कि उसका हाँ। उनके ससुर का जो है ना ऑपरेशन, इस वजह से वो भी नहीं होंगी। तो चलो हम दोनों हम्म। स्टार्ट करते हैं। सेशन रिकॉर्ड हो जाते हैं तो ये अच्छी बात होती है कि चलो बाद में बंदा सुन लेता है। अच्छा, कोई सीन है, कोई दोबारा से ये स्टे खत्म होगा नहीं होगा, कोई इसका पता चला है? अभी तो कोई कंफर्म नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि मतलब एनटीए से हम लोग खत्म कर रहे हैं कि अब नेक्स्ट ईयर से हम अपनी केटीएस कश्मीरी टेस्टिंग सर्विस लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही सारे टेस्ट वगैरह हुआ करेंगे। तो अच्छा, अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है। नहीं तो वो कहाँ लॉन्च कर रहे हैं वैसे? कहाँ है वो यही मतलब अपने कश्मीर के है ना, क्योंकि एनटीएस का सारा रेवेन्यू पाकिस्तान की तरफ जाता है ना, हाँ तो हाँ। इसलिए इन्होंने वो किया है कि हम अपनी कश्मीर टेस्टिंग सर्विस जो है ना इसका आगाज करेंगे नेक्स्ट ईयर से शायद। अच्छा। तो ये वाला ज़्यादा फिर शायद होगा ही, अभी कुछ कंफर्म नहीं है लेकिन। चलो ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना। बहरहाल पढ़ना तो पड़ता ही है, कोई भी टेस्ट दो कि नहीं। बिल्कुल चलो जी। बिल्कुल। रिलेशनल कैलकुलस इज अ नॉन प्रोसीजरल रिलेशनल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. It enable user only specify only what data to be retrieved, not how to retrieve it. रिलेशनल कैलकुलस जो है एक नॉन प्रोसीजरल रिलेशनल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। ठीक है। हम्म रिलेशनल कैलकुलस एक्चुअल में एक डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है जो कि नॉन प्रोसीजरल है। ये हेल्प करता है, इनेबल करता है यूजर को डाटा रिट्रीव करने में, बट ये नहीं बताता कि कैसे उसको रिट्रीव किया जाए। इट इज नॉट रिलेटेड टू द कैलकुलस इन मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की कैलकुलस वाला नहीं है। इट टेक्स इट्स नेम फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ सिंबॉलिक लॉजिक कॉल्ड प्रेडिकेट कैलकुलस। अलबत्ता इसका जो नाम है वो हमने एक लॉजिक, सिंबॉलिक लॉजिक से लिया है जिसका नाम है प्रेडिकेट कैलकुलस। टू फॉर्म्स है रिलेशनल कैलकुलस की: टपल ओरिएंटेड रिलेशनल कैलकुलस और डोमेन ओरिएंटेड रिलेशनल कैलकुलस। टपल ओरिएंटेड ओरिएंटेड क्या होता है? Tuple oriented relational calculus is primarily used to find relation tuple from which a predicate is true. अच्छा, ये हमारे पास एक्चुअल में जो हमने कोई भी क्यूरी की होती है उसके अगेंस्ट अगर रिजल्ट ट्रू आता है तो ये टपल के रिलेशन को फाइंड आउट करता है। और टपल के वेरिएबल हम इस पर्पस के लिए यूज करते हैं। अच्छा, और इसके अंदर क्या होता है? अ वेरिएबल दैट टेक्स ओनली द टपल ऑफ रिलेशन और सेट ऑफ रिलेशंस एज इट्स रेंज ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड टपल रिकॉर्डिंग स्टार्ट वेरी। कीजिए। क्या कह रही हैं? कह रही हूँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए। हाँ जी, कर रही है। ठीक है। A variable that takes only the tuple of relation or set of relation, ऐसा वेरिएबल जो सिर्फ क्या करता है, टपल ऑफ रिलेशन को लेता है या सेट ऑफ रिलेशन को लेता है एज इट्स रेंज ऑफ वैल्यूज। लाइक के उसकी रेंज ऑफ वैल्यूज क्या होंगी, उसको हम टपल वेरिएबल कहते हैं। वो वेरिएबल जो के टपल के रिलेशन या सेट ऑफ रिलेशन की रेंज ऑफ वैल्यूज को लेता है, पिक करता है, उसको हम टपल वेरिएबल कहते हैं। लाइक एक एग्जांपल उन्होंने बताया कि रेंज ऑफ स्टूडेंट, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस इज स्टूडेंट। रेंज ऑफ एस, एस एक वेरिएबल है और इसकी जो रेंज है वो स्टूडेंट है। वेयर एस इज टपल वेरिएबल, एस को हम टपल वेरिएबल कहते हैं, स्टूडेंट एंड इट्स रेंज। इट मीन दैट एस रिप्रेजेंट टपल ऑफ स्टूडेंट्स। इट इज एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। अब इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाएगा? एस सच दैट पी और ब्रैकेट में एस, ठीक है। जैसे हम मैथमेटिक्स में रिलेशन को शो करते हैं। इट मींस फाइंड अ सेट ऑफ ऑल टपल एस सच दैट पी ऑफ एस इज ट्रू। जब पी ऑफ एस ट्रू होगा तो वो तमाम टपल्स को फाइंड करेगा। और पी हमारे पास क्या होता है? एक प्रिडिक्शन कंडीशन होती है। फॉर एग्जांपल हम मार्क्स कहते हैं, नेम कहते हैं, उसका रोल नंबर कहते हैं, सच दैट, मतलब कि जो भी हम कोई कंडीशन लगाते हैं।
अच्छा, अब डोमेन ओरिएंटेड रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है? डोमेन ओरिएंटेड रिलेशनल टपल, द वेरिएबल टेक वैल्यूज फ्रॉम डोमेन इंस्टेड ऑफ टपल। अब वेरिएबल ने कहाँ से वैल्यूज लेनी है? डोमेन ऑफ टपल से, ना के उसके रिलेशन ऑफ टपल से। लाइक दैट इसमें क्या होगा? इफ p x1 x2 xn is a predicate with variable x1 x2 xn, then x1 x2 up to xn, तो सच दैट p जो होगा, p की वैल्यू भी इसी के अंदर से होगी। मीन सेट ऑफ ऑल डोमेन वेरिएबल, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी डोमेन वेरिएबल होंगे x1 x2 xn, फॉर विच प्रेडिकेट p कोई कंडीशन है और उसका x1 x2 xn ये ट्रू होना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, ये हम इसकी कोई एग्जांपल नहीं इन्होंने प्रॉपर करके दी इसकी, नहीं तो हम जो है ना इसको सही से थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो पहले पढ़ा भी नहीं है ना। हाँ, पहले पढ़ा भी नहीं हुआ ना। रिलेशनल, वैसे इस तरह के क्वेश्चन मैंने देखे नहीं है कहीं पे भी, क्योंकि हाँ, एनटीएस के जितने मुझे टेस्ट लगता में। है इसमें ये डेटाबेस अनॉमलीज कर लेते हैं हाँ और उसके बाद फिर वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ चलते हैं। हाँ, डेटाबेस एनॉमलीज कर लेते हैं। डेटाबेस एनॉमलीज आर द प्रॉब्लम इन रिलेशंस दैट अकर ड्यू टू रिडंडेंसी इन रिलेशन। डेटाबेस की एनॉमलीज आती है, एनॉमलीज मतलब मसले। डेटाबेस के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेशनशिप में, वो अक्कर होते हैं ड्यू टू रिडंडेंसी ऑफ डाटा। अगर रिलेशनशिप के अंदर कोई भी रिडंडेंसी है, डाटा रिपीट हो रहा है, तो इस वजह से उसके अंदर एनॉमलीज आएंगी। These anomalies affect the process of inserting, deleting, modifying data in the relation. अच्छा, इन anomalies का नुकसान क्या होता है कि ये इफेक्ट करती हैं इंसर्ट करने का, डिलीट करने का, मॉडिफाई करने के प्रोसेस को। अच्छा, अब हम जो है आगे चलते हैं, जरा देखते हैं एनॉमलीज इन ऑर्डर टू परफॉर्म। अच्छा, टाइप ऑफ एनॉमलीज क्या क्या है हमारे पास? इंसर्शन एनॉमली है, डिलीशन एनॉमली, मॉडिफिकेशन एनॉमली। तो इंसर्शन में क्या होता है? इंसर्शन एनॉमली अकर्स व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड इज इंसर्टेड इन द रिलेशन। ये एनॉमली या ये प्रॉब्लम कब आएगा हमें? जब हम कोई नया रिकॉर्ड इंटर कर रहे होंगे टेबल में। In this anomaly, the user cannot insert a fact about an entity until he has an additional fact about another entity. ये इंसर्ट इसमें डाटा तक नहीं हो सकेगा जब तक यूजर के पास किसी भी एंटिटी का एक एडिशनल फैक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा जो कि रिलेट कर रहा हो किसी दूसरी एंटिटी के साथ। he has an additional fact about another entity, ठीक है। डिलीशन एनॉमली में क्या होता है कि डिलीशन एनॉमली अकर होएगी जब रिकॉर्ड हम डिलीट करेंगे किसी रिलेशन से, और मॉडिफिकेशन एनॉमली आएगी जब रिकॉर्ड को हम अपडेट कर रहे होंगे रिलेशन में। तो बाज औकात होता है कि सेम वैल्यूज हमने दी होती हैं तो रिकॉर्ड मॉडिफाई नहीं होता प्रॉपरली। ठीक है। अच्छा, अब हम नॉर्मलाइजेशन की साइड पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, अब नॉर्मलाइजेशन को हम अच्छे से करके करेंगे। आज हम करते हैं फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। प्रॉब्लम फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अच्छा, ये हमारा यहाँ तक बनेगा, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी तक बनेगा। कोशिश करते हैं नॉर्मलाइजेशन में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तक आज हम कर लें, क्योंकि सारे इकट्ठे नहीं करेंगे। सेकंड नॉर्मल फॉर्म हाँ, अलग करेंगे और थर्ड नॉर्मल फॉर्म अलग करेंगे। ठीक। नॉर्मलाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सिंपलर एंड मोर रिलायबल डेटाबेस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक्चुअल में होती क्या है कि हमने जो डेटाबेस हम बनाते हैं उसके अंदर हमारे पास डेटाबेस का स्ट्रक्चर ऐसा हो जिसके ऊपर हम रिलाय कर सकें, यानी उसके अंदर रिडंडेंसी ना हो, फॉल्स वैल्यूज ना हो, डाटा प्रॉपर इंसर्ट कर रहा हो। तो इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए हम एक्चुअल में नॉर्मलाइजेशन करते हैं। It is used to create a suitable set of relations for storing data. अच्छा, ये हम क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि हम एक सुटेबल सेट ऑफ रिलेशंस बना सकें डेटा को स्टोर करने के लिए, यानी जो हम डेटा इंसर्ट कर रहे होंगे उसके दरमियान कोई ना कोई आपस में रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा होगा। अच्छा,
ये जो प्रोसेस है ये डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू काम करता है, जिनको हम नॉर्मल फॉर्म्स कहते हैं। जो स्टेजेस हैं, स्टेजेस का नाम नॉर्मल फॉर्म है। और ये स्टेजेस कौन कौन सी हैं? 1NF, 2NF, 3NF, यानी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। उसके बाद हम पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन देख लेते हैं। पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, द पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन आर एज फॉलोज। कौन कौन से पर्पस हैं? इट मेक द डेटा डिजाइन एफिशिएंट इन परफॉर्मेंस। ठीक है, डेटा डिजाइन, डेटाबेस डिजाइन हमारे पास परफॉर्मेंस में एफिशिएंट हो जाएगा। इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ डाटा इफ पॉसिबल। अमाउंट ऑफ डाटा रिड्यूस इसलिए होगी क्योंकि रिडंडेंसी नहीं होगी डाटा के दरमियान। ठीक है, एक वैल्यू एक ही दफा एग्जिस्ट कर रही होगी। It make the database design free of update, insertion and deletion anomalies. अब database के अंदर जो anomalies होती हैं, normalization के process से वो anomalies खत्म हो जाती हैं। It make design according to the rule of relational database. अब ये जो डिजाइन बनेगा हमारा, ये सारा rule of database के मुताबिक बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज। इसके अंदर तो सिंपल रिलेशनल डेटाबेस है, तो इसके अंदर हमने रिलेशनशिप तो डिफाइन करने ही करने हैं। इट मेक अ डिजाइन दैट अलाउ सिंपल रिट्रीवल ऑफ डाटा। ये डिजाइन एक इस तरह का डिजाइन होता है, एक सिंपल डिजाइन होता है जिसमें हम डाटा की रिट्रीवल हमारे पास जो होती है बहुत ईजी होती है, सिंपल होती है। It simplifies data maintenance and reduce the need to restructure the data. अच्छा, ये सिंप्लीफाई कर देता है डाटा मेंटेन करना, और फिर इसकी वजह से क्या होता है, डाटा को रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं रहती। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस। अच्छा, नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, क्या खूबियां होंगी? ठीक है, तो ईच रिलेशन मस्ट हैव अ की फील्ड। हर रिलेशन की एक की फील्ड लाजमी होगी। ठीक हो गया। ऑल फील्ड मस्ट कंटेन एटॉमिक डाटा। ये बात भी बिल्कुल सही है कि तमाम फील्ड्स के अंदर एटॉमिक डाटा होगा, रिडंडेंट डाटा नहीं होगा। सिंगल डाटा एग्जिस्ट कर रहा होगा, मल्टीपल यानी वैल्यूज नहीं होंगी एक ही फील्ड के अंदर। दे मस्ट बी नो रिपीटिंग फील्ड्स। ठीक है, रिपीटिंग फील्ड्स नहीं होंगी। ईच टेबल मस्ट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट सिंगल एंटिटी। हर टेबल के अंदर जो इंफॉर्मेशन होगी वो सिंगल एंटिटी के मुताबिक होगी। ठीक है, ईच फील्ड इन अ रिलेशन मस्ट डिपेंड ऑन की फील्ड्स। हर फील्ड जो है उसका जो रिलेशन होगा वो डिपेंड कर रहा होगा की फील्ड्स के ऊपर। ठीक हो गया। ऑल नॉन की फील्ड्स मस्ट बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। जो नॉन की फील्ड्स होंगी, जो कीज नहीं होंगी, वो फील्ड्स म्यूचुअली आपस में एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट होंगी। ठीक हो गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है डेटा सोर्सेज का वो क्या है। यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सोर्स लाइक डाटा डायरेक्टरी एंड डाटा मॉडल। ये हमारे पास यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो है, इसके अंदर डाटा आ रहा है यूजर से भी, और सोर्सेज लाइक डाटा डिक्शनरी यहाँ से भी हमारे पास आ रहा है, जो कि हमने डाटा मॉडल में बनाया होता है। उसके बाद ट्रांसफर एट्रीब्यूट्स इनटू टेबल फॉर्मेट्स। जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से भी अननॉर्मलाइज फॉर्म होती है, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एट्रीब्यूट्स को हम टेबल के फॉर्मेट में डालते हैं। उसके बाद उसके ऊपर रिमूव करते हैं रिपीटिंग ग्रुप्स को, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हो जाती है। फिर रिमूव करते हैं पार्शियल डिपेंडेंसीज, यानी डाटा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना कर रहा हो ज्यादा। इसको जब खत्म करते हैं तो हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म आ जाती है। उसके बाद हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज, ये क्या होती हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज, ये आगे पढ़ेंगे। ये करते हैं रिमूव, तो हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म बन जाती है। और उसके बाद जब फोर्थ नॉर्मल फॉर्म या बॉय की कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म जब हम बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एवरी डिटर्मिनेंट इज, एक मिनट नजर ही नहीं आ रहा, डिटर्मिनेंट इज सी इज कैंडिडेट की। अच्छा, मेक श्योर एवरी डिटर्मिनेंट की इज कैंडिडेट की।
इसमें हम क्या करते हैं कि हर डिटर्मिनेंट की को हम देखते हैं कि कैंडिडेट की हम बनाएं, और उसके बाद रिमूव करते हैं मल्टीपल वैल्यूड डिपेंडेंसीज, तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म बन जाती है। उसके बाद रिमूव जॉइंट डिपेंडेंसीज, रिमूव करते हैं तो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म बन जाती है। अच्छा, ठीक। अब हम फंक्शनल डिपेंडेंसी देखते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। फंक्शनल डिपेंडेंसी में एक रिलेशनशिप, फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्चुअल में एक रिलेशनशिप है एट्रीब्यूट्स के दरमियान। इट मीन दैट इफ द वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट इज नाउन, इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट। अगर के हमें एक एट्रीब्यूट की वैल्यू पता हो तो हम पॉसिबल है कि दूसरे दूसरी एट्रीब्यूट की बंदी। वैल्यू मालूम कर सकें। सपोज वो कह रहे हैं देयर इज अ रिलेशन स्टूडेंट विद फॉलोइंग फील्ड्स। अगर स्टूडेंट के रिलेशनशिप में ये सारी फील्ड्स है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, स्टूडेंट नेम है, क्लास है, ईमेल है। इफ वैल्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर इज नाउन, अगर के हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर की वैल्यू नाउन हो, इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट नेम, तो हमारे पास पॉसिबल है कि हम वैल्यू ऑब्टेन कर सकें स्टूडेंट नाम। इट मीन दैट स्टूडेंट नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट टू रजिस्ट्रेशन नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शनली जो स्टूडेंट का नाम है वो डिपेंडेंट है रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर। रजिस्ट्रेशन। अच्छा, आगे हम देखते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी इज रिटन एज फॉलोज। फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर इम्प्लाइज स्टूडेंट नेम, यानी ये इसके ऊपर स्टूडेंट नेम डिपेंड कर रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर पे। अच्छा, इसको हम, और द एट्रीब्यूट ऑन द लेफ्ट साइड इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। अच्छा, ये जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है इसको हम कहते हैं फंक्शनल डिपेंड, यानी अगर ये एग्जांपल है रजिस्ट्रेशन नंबर इम्प्लाइज स्टूडेंट नेम, तो हम कहेंगे स्टूडेंट नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन रजिस्ट्रेशन नंबर। तो एट्रीब्यूट जो होगा लेफ्ट साइड वाला, जब हम इसको इस तरह से कॉल करेंगे तो जो एट्रीब्यूट लेफ्ट साइड पे होगा उसको हम डिटर्मिनेंट कहेंगे। ठीक है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे, हाँ लेफ्ट। रजिस्ट्रेशन नंबर स्टूडेंट नेम, लाइक स्टूडेंट नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन रजिस्ट्रेशन नंबर, तो एट्रीब्यूट जो लेफ्ट साइड पे होगा लाइक स्टूडेंट नेम जो बनता है वो हमारे पास डिटर्मिनेंट कहलाएगा। डिपेंडेंट होगा रजिस्ट्रेशन नंबर पे। ठीक हाँ, है। एक मिनट में आगे जरा सब देख लूं कि आगे कहाँ से करना है। बिकम टू और मोर स्टूडेंट। अच्छा जी, similarly it is possible to determine all three fields using register number as follows: name, class, email. अच्छा जी, अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की तरफ आते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म और रिलेशन इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज डज नॉट कंटेन अ रिपीटिंग ग्रुप। हमारे पास जो भी रिलेशनशिप होगा, जो भी टेबल होगा, अगर उसमें कोई रिपीटिंग वैल्यूज नहीं है तो वो हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल ये जो टेबल हम देख रहे हैं इसमें देखें जो आईडी नंबर है हमारे पास, लाहौर, गफूर, टैक्स, टू, चौहान। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि गफूर जो है, ग्रुप सुपरवाइजर गफूर, ठीक है, इसकी वैल्यूज 2 दफा रिपीट हो रही हैं। कैसे? कि गफूर आ रहा है हमारे पास, द अबव रिलेशन अननॉर्मलाइज्ड बिकॉज इट कंटेन रिपीटिंग ग्रुप ऑफ 3 एट्रीब्यूट्स लाइक स्किल, स्किल नंबर, स्किल कैटेगरी एंड प्रोफेशंसी नंबर। स्किल नंबर, स्किल कैटेगरी, स्किल नंबर, स्किल कैटेगरी और प्रोफेशंसी नंबर। तो हमारे पास जो स्किल नंबर आ रहा है 113 2 दफा आ रहा है, ठीक है, तो ये रिपीटिंग ग्रुप हुआ एक्चुअल में। एक ही नंबर, एक ही स्किल नंबर जो है वो 2 दफा हमारे पास आ रहा है,
तो वो हमारे पास रिपीटिंग ग्रुप हुआ, इसको हमने यहाँ से रिमूव करना होगा। The above relation is unnormalized because it contains relation of group of 3 attributes. इसके अंदर relation of group कौन से हैं? स्किल नंबर, स्किल कैटेगरी और उसके बाद प्रोफेशंसी नंबर। तो all 3 fields contain more than one value. इन सब fields के अंदर एक या एक से ज्यादा value exist कर रही है। In order to convert this relation in first normal form, these repeating groups should be removed. अब हम इन रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करेंगे इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसकी सारी वैल्यूज को पूरा करके टेबल में लिखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसमें से हमारे पास क्या क्या वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। तो जो अकाउंटेंट नंबर है 35 3 दफा आ रहा है अकाउंटेंट नंबर, ठीक है। उसके बाद स्किल नंबर 2 दफा आ रहा है 113। स्किल कैटेगरी सिस्टम 2 दफा आ रहा है। तो उसके बाद हमारे पास, हाँ ठीक है, बस इसमें जो ब्लैंक था ना वो हमने फिल कर दिया। जैसे 35 था ना एक बार, तो वो ऊपर नीचे उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, तो हाँ उसको हमने हाँ 35 देके उसको हमने फिल कर दिया काउंटेड नंबर में। देखिए ये हाँ, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में relation। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसकी अब प्रॉब्लम्स देखें। प्रॉब्लम्स ये आती हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की द रिलेशन इन 1NF हैज कंटेंट प्रॉब्लम व्हिच आर एज फॉलोज। अपडेटिंग प्रॉब्लम आता है इसमें, ठीक है। Suppose user want to change the name of accountant number 35 to M Dawood. He has to name in all records. ऑल द रिकॉर्ड, हाँ 35 के जितने उनको वो सारे के सारे उनका नाम चेंज हो उसको जाएगा, चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज क्योंकि वो, ये हाँ। हाँ ये तो ये जो है ना अपडेटिंग प्रॉब्लम हमारे पास आ जाता है। इनकंसिस्टेंट डाटा, इनकंसिस्टेंट डाटा ऐसे आता है कि देखें अगर एक वैल्यू 2 दफा स्टोर हो रही है तो डाटा प्रॉपरली नहीं रहेगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। कोई एक वैल्यू चेंज हो रही है बीच में और बाकी डाटा सेम मैच कर रहा है तो डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। 35 it is possible that there are 2 different names with accountant number 35 in 2 different records। हाँ different। तो सही बात है। अच्छा, एडिशन प्रॉब्लम हमारे पास आता है। सपोज द यूजर वांट टू ऐड अनदर स्किल नंबर इन द टेबल, इट इज नॉट पॉसिबल until an accountant with that skill exists because both skill number and accountant number are used as primary key, ठीक है। अब हमारे पास क्या है एडिशन, एडिशनल प्रॉब्लम। ये क्या है एडिशन प्रॉब्लम? एक यूजर के पास अगर एक कोई स्किल है और वो उसमें एक और स्किल ऐड करना चाह रहा है तो वो पॉसिबल नहीं होगा उसके लिए, क्योंकि अकाउंटेंट विद दैट स्किल एग्जिस्ट बिकॉज बोथ स्किल नंबर एंड अकाउंटेंट नंबर आर यूज्ड। अगर देखें दो हमारे पास इसके यूज हुए हैं, अकाउंटेंट नंबर और स्किल नंबर, तो अब स्किल अगर वो एक ऐड करना चाह रहा है तो क्या होगा? स्किल नंबर आर यूज्ड एज प्राइमरी की। अच्छा, क्योंकि वो स्किल नंबर जो है वो एज अ प्राइमरी की यूज हो रही है तो हम उसको अपडेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक एडिशनली नई चीज ऐड नहीं कर पाएंगे उसके साथ। अब डिलीशन प्रॉब्लम में भी क्या है? सपोज द यूजर वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ सुपरवाइजर गफूर, it if he delete the whole record in which Ghafoor appear, the information about accountant will be lost। तो अब देखें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो लॉस हो जाएगी, इस वजह से डिलीशन का प्रॉब्लम भी हमारे पास आता है। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी हम देख लेते हैं। In a relation R, attribute B of R is fully functionally dependent on an attribute or a set of attributes A or B is functionally dependent on A but not functionally dependent on many other proper subset of A। ये क्या कह रहे हैं समझ नहीं आई है। Attribute B of R is fully functionally dependent on an attribute of another ये set नीचे of। एग्जांपल देखें तो शायद समझ आए। Suppose there is a relation marks as follows: marks रजिस्ट्रेशन registration number नंबर subject सब्जेक्ट और मार्क्स हैं।
Assume that one student is studying many subjects, both registration and subject are required to determine a particular marks. It can be written as follows: registration number, subject or marks. हाँ, फिर मार्क्स जो है वो फुली फंक्शनल डिपेंडेंट दोनों फील्ड पे, क्योंकि वो इट्स नॉट फंक्शनल डिपेंडेंट आइदर, ना तो ये रजिस्ट्रेशन पे और सब्जेक्ट अलोन अकेले नहीं है, लेकिन ये क्या दोनों पे फुली फंक्शनल डिपेंडेंट है मार्क्स। ठीक है, ठीक है, हाँ, marks is fully functionally dependent on both fields because it is not functionally dependent on either registration. हाँ तो सही है ना, हाँ या मार्क्स जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और सब्जेक्ट दोनों के बेस पे डिटरमिन होंगे, ना कि खाली किसी एक फील्ड के, एक अगर एट्रीब्यूट। हमारी सब्जेक्ट है तो क्या पता चलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है उस बंदे का जिसका सब्जेक्ट के मार्क्स लग रहे हैं। क्या कहा? कह रही हूँ कि जैसे है ना कि कोई खाली सब्जेक्ट पे नहीं हो सकता, क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर का होना जरूरी होगा स्टूडेंट के लिए ना, हाँ, इसलिए। सही है, सही है, सही है, बिल्कुल ठीक है। चलिए फातिमा, बस आज के लिए इतना ही काफी है, इसलिए कि ठीक हम है। ये थोड़ा थोड़ा करके ही कर सकते हाँ हैं। सही है। ठीक है, ठीक है। तो बस आज का सेशन इतना ही करते हैं, वैसे ही हम दो हैं।